हेलो एंड नमस्कार, हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए, केस लॉ की कहानी, देखिए ऐसा एपिसोड सीरीज जो बहुत दिनों बाद, बहुत कह सकते हैं 1-2 महीनों बाद या 3-4 महीने बाद हम वापस इसको डील कर रहे हैं। मजा आएगा अच्छे से समझना, सुनना, जानना और कानूनी बातों की बारीकियों को अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करके समझना। लेकिन हाँ, एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक जरा सी दरख्वास्त आप लोगों से जरूर करूंगा कि जब आप इस लाइव कहानी को सुन रहे हैं उस समय एकदम न्यूट्रल पर्सन बनना, संवेदनशील व्यक्ति मत बनना, है ना। संवेदनशील होने पर हमारा जो नजरिया है वो एक तरफा हो जाता है, वो मत रखना। आप हेडिंग देख पा रहे हैं इस थंबनेल का कि एक अनमैरिड मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाए और अगर उसको मिसकैरेज करवाना हो तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, और खासकर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ आपके लिए बहुत कुछ मायने रखेगी। जो जजमेंट था उस जजमेंट के पूरे पीडीएफ को गो थ्रू करने के बाद आज जिस जजमेंट के बारे में आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, बिल्कुल लेटेस्ट मामला है। और लेटेस्ट मामला भी कब का? 21 जुलाई का, 21 जुलाई 2022 का ये मैटर है और वही मैटर आज आपके सामने में रखने वाला हूं। ओके, बी रेडी। तो शुरुआत करते हैं कहानी से। देखो, ऐसा है कि एक महिला के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई उसका शरीर है और उसकी चॉइस मायने रखनी चाहिए। हर बॉडी देन हर चॉइस मस्ट बी देयर। तो ऐसा ही मामला एक प्रेग्नेंट महिला पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और सुप्रीम कोर्ट से वो जो फरियाद करती है उस सारी बातों को कानूनी तरीके से अभी हम अगले 5 से 10 मिनट की स्टोरी में समझने वाले हैं। तैयार हो? वेरी गुड। और इसमें आपका जो भी मामला है, जो भी कुछ ओपिनियन है, तो पॉजिटिव ओपिनियन हो वही रखिएगा, क्योंकि नकारात्मक ओपिनियन बहुत सारी हो सकती हैं। सो लेट ऑब्जर्व। देखो, हुआ ये था, एक किसान परिवार की बेटी, ध्यान से सुनिएगा, एक किसान परिवार की बेटी जो है वो दिल्ली आती है। कहाँ से? मणिपुर से। किसान परिवार जिसके अंदर 5 भाई बहन थे, 4-5 भाई बहन, और उनमें से सबसे बड़ी जो बेटी होती है वो क्या करती है, मणिपुर से दिल्ली आती है। और दिल्ली ऑब्वियसली बात है अपने पढ़ाई के लिए वगैरह अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की पढ़ाई को जो है वो कंप्लीट करती है। उसी दौरान किसी एक मेल पर्सन के साथ में उसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और कहीं न कहीं जो है वे दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपस में जो है लिव इन रिलेशन में रहना चाहिए, ठीक है। पीछे लॉजिक ये भी था कि शादी तो डायरेक्टली घर वाले अलाउ करेंगे नहीं, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए। शायद कहीं न कहीं उसकी ये सोच रही होगी। और वैसे मैं आज की कहानी के अंदर आपको 2 बातें और बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी रखना या नहीं रखना, क्या ये महिला का अधिकार है, पहली बात। और दूसरी चीज, क्या लिव इन रिलेशन को भी मैरिटल के समान में स्टेटस दे रखा है? अगर दे रखा है तो वो कौन सा निर्णय है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ओके, गेट रेडी। और अगर आपको आज की कहानी, इस केस लॉ की कहानी को वाकई में अच्छा फील कराना है तो डू शेयर इट। वो इसलिए करना क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी वाली बातें आएगी। 3 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, क्या अविवाहित अनमैरिड महिला मिसकैरेज करवा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है, गर्भपात करवा सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा वहां पर हो जाएगा, क्या लिव इन रिलेशन को लीगली रिकॉग्नाइज माना जा सकता है, कौन से केस के तहत? और तीसरा अपने हाथ में होता है राइट टू प्रेगनेंसी का। क्या एक शादीशुदा महिला भी है, उसका पति कह रहा है कि माँ बनना है, उसकी सास कह रही है कि माँ बननी है, लेकिन वो अगर मना करती हैं तो क्या अब उसको जबरदस्ती ऐसा करने के लिए कंपेल, विवश कर सकते हो क्या? ये तीनों बातें हम समझेंगे। वापस आ जाता हूं मणिपुर की उस लड़की की कहानी पर जो अपने 5 भाई बहनों के परिवार में एक किसान माता पिता के साथ में रहती थी, लेकिन दिल्ली आई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। बीए की पढ़ाई कंप्लीट की, साथ में उसका एक लड़के के साथ में इंटरेक्शन हुआ। दोनों ने तय किया कि उनको साथ में रहना चाहिए और दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। ओके, अब आगे क्या होता है कि लिव इन रिलेशन में रहते रहते कई बार, देखो वेरी फ्रैंकली मैं फिर से कह रहा हूं, इस कहानी को आपको एक न्यूट्रल पर्सन बन के समझना है ना। वो जो संवेदनशील बातें लोग होते हैं ना, और ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। लॉ पर्सन तो ऑब्वियसली बात है, जब आप लिव इन में रहोगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो लड़के और लड़के के बीच में होना नेचुरल है।
राइट। तो उनके बीच में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कई स्टेज पर हुआ होगा और कहीं कहीं एक स्टेज पर जो है उन्होंने जो प्रिकॉशन इस्तेमाल किए वो प्रिकॉशन फेल हो गया, वॉट एवर द केस में भी, है ना। तो अब प्रिकॉशन जो भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे सेक्सुअल रिलेशन के दौरान वो प्रिकॉशन हो गया फेल, और उस समय उनको इस बात का शायद एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब वो लड़की, ध्यान से सुनना अगली बात को, टोटल कितने महीनों की प्रेगनेंसी होती है? 9 महीने की, है ना। और 9 महीनों को अगर आप वीक्स में कन्वर्ट करते हो तो लगभग आपके कितने में हो जाएंगे? 9 × 4 या 9 × 5 है जो कर दीजिए, तकरीबन 36 मंथ या 36 to 40 मंथ का प्रेगनेंसी है जो होता है, ठीक है। तो 36 मंथ का लगभग जो भी प्रेगनेंसी पीरियड हो गया, उसके लगभग 22वें वीक में 22nd वीक आप कह सकते हो इसको, अगर आप महीनों में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके लगभग 6वां या 7वां महीना है। उस दौरान उसको पता चला कि सी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। कितना? कि वो क्या है? प्रेग्नेंट है। ये बात वहां पर सामने आई, ठीक है ना। अगर कोई फिगर ऊपर नीचे हो तो आप करेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर 9 मंथ के अंदर इतने वीक्स नहीं हो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब समझना इस बात को। तो क्या हुआ कि जब वो लगभग 6 मंथ में थी उसको पता चल गया कि सी इज प्रेग्नेंट। अब सवाल ये आता है कि क्या उसको उससे पहले पता नहीं चल सकता था? ये मुद्दा डिस्कशन का नहीं है, ठीक है। एक महिला को प्रेगनेंसी का पता कब चलता है इसके बारे में कोई कमेंट करना ये बेबुनियाद रहता है, और इसके पीछे एक कारण भी है। इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने एक अजीबोगरीब बीमारी का भी जिक्र किया था, और उस बीमारी का नाम मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूँगा, दैट इज यूटेरिन। कुछ ऐसा प्रेगनेंसी के दौरान, एक तो प्रेगनेंसी क्या होती है, वूम में होनी चाहिए, ठीक है। कई बार कुछ इससे इश्यूज अराइज हो जाते हैं और प्रेगनेंसी जो है वो उस कैनाल में, यूटेरिन कैनाल के अंदर जो है क्रिएट हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर उस महिला के जीवित रहने की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में उस महिला की जीवित रहने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसको सिंगल यूटेरिन प्रेगनेंसी ऐसा मेडिकल भाषा में कहा जाता है, ठीक है। तो अब समझना आगे की बात। हुआ ये कि 22nd वीक जब चल रहा था प्रेगनेंसी का, उसको पता चल गया, और उसी दौरान दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली जिस लिव इन पार्टनर के साथ में वो रह रही थी उसने क्या कर दिया? ब्रेकअप कर दिया और उनका रिलेशन टूट गया। देखो यहां पर एक सबक यह भी होता है कि इंडिपेंडेंट सोच रखनी चाहिए, बट इंडिपेंडेंट सोच भी उस इंसान के साथ रखो जो आपका सफर हम सफर बन के तय कर सके, ठीक है। तो यहां पर उस बंदे ने, जैसे ही लड़की प्रेग्नेंट हुई, उस बंदे ने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, व्हाट एवर द रीजन, या और कोई भी कारण रहा होगा। तो अब वो लड़की अकेली है, लेकिन अब अकेली वो प्रेग्नेंट हालत के अंदर है, ठीक। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसने दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच किया। दिल्ली हाईकोर्ट को क्यों अप्रोच किया? वो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके भी तो अबॉर्शन करवा सकती थी। डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर को बोलती कि अबॉर्शन करना है, दैट्स ऑल। लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है, मैं आपको उस कानून से रूबरू करवाना चाहूँगा। आपके जो एमटीपी कानून होता है, एमटीपी कानून का मतलब अपने आप रहेगा कि ऐसे मामलों में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एमटीपी, ये 1971 का कानून है, ठीक है। 1971 का ये लॉ है, ओके। और इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुआ था 2021 के तहत। 2020 का एक प्रपोज बिल था और उसको क्या किया गया था? अमेंडमेंट है जो किया गया था। अब इसके जब कानून को आप पढ़ते हो ना, मैं आपके सामने स्पेसिफिक प्रोविजन को लेकर आया हूं ताकि आपका समय 1% भी खराब ना हो। आपका समय जो है वो किसी भी कारण 1% भी खराब ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज सामने ये सेक्शन 3 की लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ यहां पर मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, इसको इग्नोर करो, जहां पर प्रेगनेंसी की लेंथ कितनी है? 20 वीक से ज्यादा नहीं है, वहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। किसके द्वारा? RMP, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल काउंसिल के द्वारा मेडिकल प्रैक्टिशनर को रेगुलेट करने का कानून बना हुआ है, उसके तहत जो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि जो डॉक्टर वगैरह हैं वो रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है? अगर 20 साल तक की प्रेगनेंसी है, 20 वीक की, सॉरी माफी चाहूंगा शब्दों के लिए, 20 वीक की जो प्रेगनेंसी है, 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है, तब तक आप क्या कर सकते हो? उसको अबॉर्ट कर सकते हो। और उसके बाद में अगर वो प्रेगनेंसी 20 वीक से ज्यादा चली जाती है
है ना, लेकिन 24 वीक को क्रॉस नहीं करती है। हमारे वाले इस केस में इस लड़की ने जब दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, ध्यान से सुनना, एक एक फैक्ट, एक एक तथ्य बहुत काम का है। इस लड़की ने जब दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, उस समय इसकी प्रेगनेंसी कितनी थी, 22 वीक्स को क्रॉस कर चुकी थी, 24 वीक को उसने क्रॉस नहीं किया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैक्ट का जिक्र होगा। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग की डिले के कारण, अगर पीरियड एक्सटेंड हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? क्या वो लड़की जिम्मेदार है? इसके लिए इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से जवाब है जो दिया है, वो भी इसी केस के अंदर। और अगर 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, इन सच अ केस कैटेगरी ऑफ वुमन एज में बी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, इसके साथ में रूल्स भी बने हुए। 2003 के अंदर एमटीपी के रूल्स बने थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के रूल्स बने थे। तो ऐसे मामलों के अंदर क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि इन मामलों के अंदर जैसे सपोज करो कि अगर आपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया तो उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है, रिस्क टू द लाइफ, किसको? उस प्रेग्नेंट महिला को। या फिर सब्सटेंशियल रिस्क है, बहुत ही गंभीर रिस्क है, किसको? बच्चे को, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसको रिस्क है इस तरह के मामलों के अंदर। या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, एबनॉर्मल चाइल्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां पर इसका प्रावधान लाया गया, ठीक है। अब आपको मैं एमटीपी रूल्स पे भी लेके चलता हूं ताकि ये पता चल सके कानूनी रूप से कहां पर एक प्रेग्नेंट महिला टर्मिनेट करवा सकती है, गर्भपात करवा सकती है। तो एक तो आपने रूल्स देख लिया कि भैया 20 वीक तक चलो कोई नहीं, आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाओ, यू आर अलाउड। लेकिन उससे अगर ज्यादा होता है तो वहां पर प्रावधान है किसका? मेडिकल बोर्ड का, प्रॉपर मेडिकल बोर्ड वगैरह बैठता है, उसके बाद ही क्या मिल सकती है? उसको परमिशन है जो मिल सकती है। और अगर ये प्रॉपर परमिशन के बिना टर्मिनेशन किया गया प्रेगनेंसी का, तो हमारे इंडियन पिनल कोड की धारा 312 के तहत क्या होता है? वो बकायदा वो महिला और ऐसा करने वाला जो डॉक्टर है वो दोनों क्या होंगे? उसके लिए जिम्मेदार है जो होंगे, ठीक है। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल्स तो 2003 का आया। अब आपको ये लग रहा होगा ना कि सर लॉ कैसे टेक्निकल वर्ड से, हम तो आम नागरिक ठहरे, हमें क्या लेना देना? अरे भैया लेना देना है, लेना देना है। जिस नियम को ऊपर वाले ने बनाया है आप उस नियम की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, है ना, समझना इस बात को। और ये नियम तो पार्लियामेंट ने ऊपर वाले के नियम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। जैसे मान लो किसी लड़की के साथ में रेप होता है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके कारण वो प्रेग्नेंट हो जाए, कोई माइनर बच्ची है, या फिर किसी महिला जब वो प्रेग्नेंट थी उसके पति ने उसको डाइवोर्स दे दिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब वो प्रेग्नेंट थी तब उस महिला के पति ने उसको डाइवोर्स दे दिया, या फिर उसके महिला के पति की मृत्यु हो गई, जो भी हो गया, वो विडो हो गई, तो उस केस में ये भी पॉइंट मेंशन किया गया, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिचुएशन तो आपके सी वाली यहां पर भी कवर्ड हो रही है। जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर भाग गया, छोड़ दिया उसने, ठीक है, या तो इसने उसको छोड़ा या उसने इसको छोड़ा, ये बात उसने क्लियर कट प्लान के अंदर नहीं लिखी है क्योंकि रिलेवेंट नहीं था यहां पे, बस इतना था कि ब्रेकअप हो चुका था। तो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, ऑनगोइंग प्रेगनेंसी का मतलब जब वो प्रेगनेंसी का गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो उस समय अगर वो विधवा हो जाए या तलाक मिल जाए उस सिचुएशन के अंदर, या फिर विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर शारीरिक रूप से किसी तरह का डिसेबिलिटी है तो, अगर वो महिला मेंटली रूप से ओके नहीं है तो, अगर उसका जो फॉइटल मलफॉर्मेशन है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको गर्भाशय जो डेवलप कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है और इससे उसकी जान मान को खतरा हो सकता है, तो अब ये सारी सिचुएशन दे रखी है और इन सिचुएशन में कहीं पर भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा एक और लिखा हुआ है, जैसे इमरजेंसी हो या ऐसी कोई डिजास्टर सिचुएशन हो। अब इमरजेंसी के अंदर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो अबॉर्शन करवा सकती है, ये भी कानून के अंदर प्रावधान है, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, आप यहां पर कहीं पर भी एक वर्ड नहीं लिखा गया और उस वर्ड का नाम था अनमैरिड, ठीक है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को सुना तो उसने इसी बात का जिक्र किया। दिल्ली हाई कोर्ट को भी पता था कि नया जो अमेंडमेंट आया है, नया जो लॉ बना है, उस लॉ ने बहुत कुछ चेंज किया है। मैं आपको उस नए वाले कानून की झलक दिखाता हूं। 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ उसने 1971 के कानून में क्या क्या चेंजेज किए। आइए जरा एक छोटा सा ग्लिम्स है जो लेते हैं अपन अगले 1 मिनट के अंदर। देखो ये प्रेजेंट लॉ 1971 का और उसके बाद अमेंडमेंट, ये 2020 नहीं 2021 का, 20 का तो बिल था, 2021 में अमेंडमेंट है जो हुआ था। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें 2021 में और पहले वाले में अंतर क्या है।
पहली बात तो ये कि इससे पहले ये सिर्फ मैरिड वुमन पर अप्लाई होता था। किसके ऊपर? सिर्फ शादीशुदा महिला पर एप्लीकेबल होता था। और प्रेजेंट लॉ के अंदर अनमैरिड वुमन को भी इसमें कहीं न कहीं कवर्ड है, जो कर दिया है। मैरिड वुमन शब्द की जगह एनी वुमन वर्ड है जो आया। मैं आपको ना इस जजमेंट के पैराग्राफ पे बताऊंगा, और आप देखना अगर आप लॉ के बंदे नहीं भी हो ना, तो भी ये बातें जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो एग्जैक्टली आपको परफेक्टली लॉजिकल लगेगी। देखिए, तो यहां पर क्या हुआ, एक तो मैरिड वुमन के साथ अनमैरिड को भी कवर किया। 20 वीक्स की प्रेगनेंसी को बढ़ा के 24 वीक्स कर दिया फॉर रेप सर्वाइवर, और बियॉन्ड 24 वीक्स फॉर सब्सटेंशियल फेटल एब्नॉर्मिटी अगर होती है तो। ठीक है, अच्छा, इनको सर्टिफाइड किया जाता है, ध्यान रखना, सर्टिफाइड किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आंख बंद करके अपना जजमेंट नहीं दिया। इस जजमेंट का जब आखिरी पैराग्राफ आप देखोगे ना, तो उस आखिरी पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है मेडिकल बोर्ड को भी। और आप देखना, देश के सुप्रीम कोर्ट का जज, आपको एक बात बता देता हूं मैं, हमारे देश में एक तो भैया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। सबसे बड़ी तोहफ मेरी नजर में अगर मैं किसी को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि वो किसी को भाव ही नहीं देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अब जिले का एसपी आया है अपीलेट करने के लिए, अच्छा होगा एसपी, चलो वहां बैठो, वहां बैठो, एकदम उनके लहजे के अंदर सीधी सी बात है, दे हैव नो फियर। एसपी होंगे तो होंगे अपने जिले के, अभी तुम वहां बैठो कोर्ट के बाहर खड़े रहो, मैं बाहर आऊंगा तब तक इंतजार करना, और एसपी चुपचाप खड़ा रहता है। ऐसा होता है, अलग ही अदब है उनका, अलग ही लेवल है। और उसके बाद अगर कोई है तो भैया जुडिशरी, उसके बाद तो है कोई जुडिशरी सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब जुडिशरी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी कि बहुत बड़ा लेवल है उसका, छोटा मोटा लेवल नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव को हिला सकता है, प्रेसिडेंट के चुनाव को तो हिला चुका है, हम सभी लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी वाला मैटर किसने हिलाया? सुप्रीम कोर्ट ने हिलाया था। वो कोर्ट भी जब बोलता है ना, तो बहुत तोल तोल के बोलता है ना। और यही बात आज आपको इसी जजमेंट के आखिरी पैराग्राफ में भी देखने को मिलेगी। मजा आएगा किसको? लॉ की लैंग्वेज को समझने का। ठीक है, और देखना कोर्ट ने किस तरीके से, किस शब्दों के जरिए इसको न्याय दिया है। तो ये वाला मामला यहां पर हुआ, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, पहले 12 वीक्स का पीरियड था, अब कह रहा है 20 सप्ताह तक प्रेगनेंसी है तो सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से काम चल सकता है। अगर 20 से ज्यादा है, 20 से 24 तक है, तो फिर मेडिकल बोर्ड वहां पर बैठेगा अप्रूवल देने के लिए। ये प्रोविजन है, और इन्हीं प्रोविजन को आपके सामने अगर अलग वे में रखूं मैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जरा ये भी समझ लो। देखो, ये है इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट। मेन जो बात थी ना सेक्शन 3 के अंदर, वो ये थी, पहले एमटीपी एक्ट में क्या लिखा हुआ था? मैरिड वुमन शब्द लिखा हुआ था। ओके, ये आपके लिए सब कुछ हाईलाइट किया है, हाईलाइट करके मैंने कहा भैया टू द पॉइंट पैराग्राफ इनके सामने आना चाहिए। ये इस जजमेंट का पैरा नंबर 18 है, साइड में लिखा हुआ है जो। तो यहां पर इसको हटा के इन्होंने नया वाला अमेंडमेंट है, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है एनी विमन और हर पार्टनर। हस्बैंड की जगह वर्ड क्या आ गया? हर पार्टनर, उसको भी इंक्लूड किया गया। अब यहां पर पार्टनर के अंदर क्या है? पार्टनर के अंदर आपके हस्बैंड साहब भी शामिल है ना। अब समझो, तो ये मामला वहां पे चल रहा था, और मजेदार कहानी पता है क्या? अब सुनो मजेदार कहानी। ये महिला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, इसने 3 प्रेयर रखी। कितनी? 3। प्रेग्नेंट महिला, 22 सप्ताह की प्रेग्नेंट है, 22 वीक्स की प्रेग्नेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अपने लॉयर के जरिए 3 प्रार्थनाएं, 3 प्रेयर दिल्ली हाईकोर्ट को करती है। और 3 प्रार्थनाएं कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। नंबर 1, पहली ये कि मुझे इजाजत दो, मैं मेरी प्रेगनेंसी को खत्म करूं, टर्मिनेट हर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, पहला मामला। दूसरा ये रेस्ट्रेन द रेस्पोनेंट। रेस्पोनेंट कौन था पता है इसके अंदर? देखो, यहां पर जो आपके प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, किसका? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस केस का नाम पता है? इस केस का नाम लिखा हुआ है मिस्टर एक्स वर्सेस। देखिए, इस केस का नाम आपके सामने यहाँ पर जरूर जिक्र करना चाहूँगा, वो भी शुरुआती पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप इसको याद रख पाएँ, समझ सकें, और एग्जाम के अंदर आता है तो आप इसके बारे में कुछ मेंशन है जो कर सकें। इस केस का नाम था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये जो आपका फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके जरिए एक्स क्यों रखा गया? कोर्ट ने इंटेंशनली इसका नाम, इस महिला का नाम हाइड किया है, छुपाया है। ठीक है, नहीं तो लोगों का क्या भरोसा,
लोग तो निर्भया वाले केस में भी बोल रहे थे रात को गई थी इसलिए ऐसा हुआ उसके साथ में, तो यहाँ पर इसके केस में बोल देंगे कि और करो लिव इन रिलेशनशिप, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हाइड किया, आइडेंटिटी को हाइड है जो किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब इस केस में एक्स वर्सेस, बिल्कुल कल का ही मामला है। अब सुनिए, हालांकि अभी तक कोर्ट ने केस को पूरा डिस्पोज ऑफ नहीं किया, कोर्ट ने इसको इंटरिम ऑर्डर के रूप में रखा है, बट ये मामला लैंडमार्क बन चुका है क्योंकि अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट ने चला के कुछ बातें कही हो। अब मैं आपको एक जगह पे लेके आता हूं, जरा उसको समझना। 3 प्रेयर जो उसके द्वारा की गई थी, वो प्रेयर कौन कौन सी थी? लेट ऑब्जर्व इट। हाँ जी, पहली प्रेयर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, ये उसकी पहली प्रेयर। दूसरी प्रेयर इसने की कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ना, कौन? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का, ये डिपार्टमेंट डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। ये इसने प्रेयर की कि मेरा डॉक्टर जो मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा उसके खिलाफ आपका ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोई भी एक्शन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लेगा, क्योंकि 312 अलाउ करता है। 312 ने क्या कहा? 312 इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये कहते हैं कि अगर कोई भी महिला मिसकैरेज कराती है, जो उसको मिसकैरेज कराने में हेल्प करता है, वो उसके लिए लायबल है। तो उसने कोर्ट से एक्शन का रिक्वेस्ट की कि रेस्पोनेंट जो है, रेस्पोनेंट मतलब जो आपने अथॉरिटी का नाम बताया, हालांकि उन्होंने 2-3 पार्टीज को अथॉरिटी बनाया था, रेस्पोनेंट बनाया था, कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना ली जाए किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द पिटिशनर के खिलाफ और एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ फॉर टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी। और तीसरा उन्होंने कहा, तीसरा उन्होंने प्रेयर मांगा जो ये था कि रेस्पोनेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि वो क्या करे, अनमैरिड वुमन को भी क्या करे, रूल्स के अंदर शामिल करे। एक्चुअल में क्या हुआ कि 2021 के अमेंडमेंट से एक्ट में तो चेंजेज कर दिया, रूल्स में चेंज नहीं हुआ। तो अब उसका दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कहा कि भैया इसमें लिखा हुआ नहीं है और हम कानून से बाहर जा नहीं सकते, इसके लिए हम आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन नहीं देंगे, मना कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक, तभी तो महिला आई। अब एक्चुअल में क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों पॉइंट, पहले और दूसरे प्रेयर के बारे में कुछ नहीं कहा, फर्स्ट और सेकंड प्रेयर के बारे में कुछ नहीं कहा, थर्ड प्रेयर के बारे में बोल दिया कि योर केस इज नॉट कवर्ड वगैरह, समथिंग लाइक दैट। इस केस में तो उन्होंने इश्यू कर दिया, नोटिस कर दिया, थर्ड वाले पॉइंट पे तो उन्होंने रेस्पोनेंट को नोटिस दे दिया, बट पहले और दूसरे पॉइंट में कुछ नहीं कहा, रिलीफ दिया ही नहीं। और आपने पढ़ रखा है कानून तो आप जानते होंगे, अगर कोर्ट के सामने कोई रिलीफ मांगा गया है और कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब क्या होता है? साइलेंट रहने का मतलब है रिलीफ इज डिनाइड, रिलीफ इज डिनाइड, ये वाला मामला वहां पर आ जाता है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। अब सुनो, अब आएगा भैया हमारा हीरो। ठीक है, वो गाना नहीं है तू मेरा हीरो, तो अब आएगा हमारा हीरो और उसने क्या क्या बातें कही जरा इसको समझना। देखो, सबसे पहली बात उसने रिकॉग्नाइज करने वाली बात की, उसने अपने जजमेंट के अंदर, ये जजमेंट अच्छा भाई मतलब पढ़ना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल फीमेल भी हैं, नॉर्मल मेल पर्सन भी हैं, लॉ से आपका दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि गो एंड रीड दिस जजमेंट। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात क्या कही कि देखो भैया ह्यूमन नेचर है। क्या है ह्यूमन नेचर? अगर दो बंदा या बंदी जो आपस में रिलेशन में रह रहे हैं, पहली बात तो यह कि सिर्फ लड़की की आप जिम्मेदारी नहीं होती है ना, लड़के का भी पूरा का पूरा जिम्मेदारी होता है। लिव इन रिलेशन में सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स को एंजॉय करना, दैट्स नॉट द राइटफुल थिंग। ठीक, अब इन्होंने फिर भी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए 3 चीजें आपके सामने बताने वाला हूं, एकदम अलर्ट मोड में रहना। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही, उसने कौन कौन सी चीजों को रिकॉग्नाइज किया है उसको जरा समझना आप यहां पे। फर्स्ट थिंग, राइट टू रिप्रोड्यूस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार कौन सी सदी में जी रहे हो, उसने दिल्ली हाई कोर्ट को बकायदा टारगेट किया और कहा क्या तुमने ये जजमेंट दिया, तुमने इस कानून का पर्पस नहीं देखा, इस कानून का पर्पस नहीं देखा। 2017 के अंदर सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़, उस मामले के अंदर, उस मामले में कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू रिप्रोड्यूस, महिला का जो अधिकार है ना, सीधी भाषा में कहें बच्चे पैदा करने वाली जो अधिकार है, राइट टू उसका चॉइस है, वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है। और देखो हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है कि जब महिला, प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी होती ना, सही मायनों के अंदर उसका पुनर्जन्म होता है। सही मायनों में क्या होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। वो महिला उस समय मौत के मुंह से बाहर आती है ना। अब वो लगता है हमें कि क्या है, हमारी पुराने जमाने से बच्चे पैदा होते रहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भैया, उनका टाइम अलग था, आज का टाइम अलग था, है ना। कहने को कहा जाता है कि 2-4 बच्चे पैदा कर लो, हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उस महिला से पूछो जिसकी हालत खराब होती है। तो कोर्ट ने कहा यार उसकी बॉडी का अधिकार है उसको,
तो यहां पर यह बात सुचिता श्रीवास्तव के केस में पहले ही आ चुकी है 2017 के अंदर। राइट टू री चॉइस आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ठीक है। बकायदा सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट का मतलब उसका अंदर का पार्ट है राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, आप उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते। अब ये महिला की चॉइस है, पहला पॉइंट तो ये। और महिला का मतलब मैरिड अनमैरिड कोई भी महिला हो सकती है, आप उसको क्यों वहां पे कंसीडर कर रहे हो, पहली बात उन्होंने यहां पर ये कही, ठीक है। और बकायदा लैंग्वेज सुनिए उस कोर्ट उस जजमेंट की भी, सुचिता श्रीवास्तव, ये लिख लो, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, देश की पूरी आधी आबादी से कनेक्टेड फैक्टर है ये सुचिता श्रीवास्तव का जजमेंट। अब देखो, देयर इज नो डाउट दैट अ वुमन्स राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस आल्सो डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज अंडरस्टूड आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 से कहता है कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट रिप्रोडक्टिव चॉइसेस कैन बी एक्सरसाइज टू प्रोक्रिएट एज वेल एज टू एब्सटेन फ्रॉम प्रोक्रिएटिंग। तो पैदा करना या पैदा करने से मना करना महिला के अधिकार के अंदर क्या होता है, शामिल है जो होता है। और एक और चीज सुनिए, यहां पर भी कोर्ट का जो डायलॉग रहा था, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वाला जो मामला था ना, उसके अंदर भी इसका हवाला दिया गया। जस्टिस पुट्टास्वामी के अंदर पैरा नंबर 298 उसने लिखा है, सुनिएगा, पैरा नंबर 298 कहता है दैट प्राइवेसी ऑफ द बॉडी एंटाइटल एन इंडिविजुअल टू द इंटीग्रिटी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनहुड। एक होता है बॉलीवुड, एक होता है टॉलीवुड, एक होता है हॉलीवुड, और एक होता है पर्सनहुड। पर्सनहुड का मतलब अपने पर्सन की, खुद की जो दुनिया है वो पर्सनहुड की बात हो रही है। तो वहां पर राइट टू प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी यहां पर क्या गया, कंसिडर्ड है जो किया गया। इतना ही नहीं, एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा, एक और मामला आया था खुशबू वर्सेस कनियम्मल, खुशबू वर्सेस कनियम्मल। ये पॉइंट मैं यहां पर मेंशन जरूर करूंगा। इसका एक इमेज भी आपको मैं दिखाना चाहता था, इफ इट इज देयर, सॉरी इट्स नॉट हियर, किसी कारण से नहीं आ पाया होगा। चलिए मैं आपको दूसरे यहां पर मेंशन करके दिखा देता हूं कि जो राइट टू लिव इन रिलेशनशिप है, राइट टू लिव इन रिलेशनशिप है, इसको भी एस खुशबू वर्सेस कनियम्मल, ये जजमेंट आपको खूब मिल जाएगा। कनियम्मल 2010 का ये मामला है, 2010 का मामला है, जिसने जो आपके ये लिव इन रिलेशन का अधिकार है, लिव इन रिलेशन का अधिकार जो है इसको रिकॉग्नाइज है जो किया था। कोर्ट ने कहा कि यस इट इज इक्वली वैलिड एज अ मैरिज। जिस तरीके से शादी एक वैलिड बंधन होता है, ठीक उसी तरीके से ये भी क्या है, एक वैलिड चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, दी मॉन्क। यहां पर आपका एक सवाल दिख रहा है, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। अब मैं आपको लास्ट पैराग्राफ पर लेके जाता हूं और अब जना सुनिए, समझिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स। अरे भाई सो तो नहीं गए, क्योंकि क्या है, कानूनी ज्ञान है, हर एक के पल्ले पढ़ता नहीं है, और कई बार पल्ले पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा साइड में चले जाए तो हम सोचते हैं कि नहीं इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जुडिशरी के स्टूडेंट हो तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं पर किसी स्टेज पर बात आपसे पूछी जा सकती है, पूरी चेन कनेक्ट होती है, पूरी चेन जो है आपस में क्या होती है, यहां से कनेक्ट है जो होती है। और अब मैं आपके सामने बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिंग्स की। 2 पैराग्राफ के अंदर ये वर्डिंग कंक्लूड होगी, 2 पैराग्राफ के अंदर ये वर्डिंग कंक्लूड होगी। और जो जो शब्द आप पढ़ने जा रहे हो ना, इसको एकदम माइंड में सेट कर लेना, भूलना मत। फिर से कह रहा हूं, जो जो लाइन अभी मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लेना, भूलना मत। और उससे पहले एक जानकारी ये भी ले लो कि अगर आप जुडिशरी के सेगमेंट को डील करना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। लिंकिंग टीम 6 जुलाई 2022 से जुडिशरी के सेगमेंट का हमने पूरा एक सिलेबस तैयार किया, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 28 जुलाई से टॉप एजुकेटर जो अनअकैडमी के उनके द्वारा भी एक बैच स्टार्ट किया जाएगा 28 जुलाई को, तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। आपके सामने चॉइस है। और आज कोइंसिडेंटली 22 डेट है, 20% डिस्काउंट का कुछ ऑफर अनअकैडमी की तरफ से, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। रात को 12 बजे तक है ये, बस ध्यान रखना आपको। अगर आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू नीड टू गो अहेड विद द लिंकिंग। एक लिंकिंग कोड होता है जिसके जरिए आपको 20% लेस हो जाता है। जैसे आप प्राइस पे जाओगे वहां पर आपको लेस हो जाएगा। बेनिफिट कितना है आप यहां पर देख सकते हो। बेसिकली अगर ये स्क्रीन आपको नहीं दिख पा रही तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूं ताकि आप एक बार इसको ऑब्जर्व है जो कर सकें। हाँ जी, तो यहां पर जो है आपके 24 मंथ के तहत यहां पर आपके सामने सेविंग आइकॉनिक में हो रही है 23,000 का।
12 महीने वाले में आइकॉनिक में सेविंग 14,000 का और 6 मंथ के अंदर 9,000 का। बाकी ये आपका प्लस का सेविंग है, इसको आप अलग से देख लीजिएगा। और यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं, इफ यू आर सीरियस देन यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू आर सीरियस फॉर द जुडिशरी देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेगमेंट। आइकॉनिक 4 बातें एक्स्ट्रा देता है। पहली चीज आपको एक्स्ट्रा देगा, एक मेंटोर लॉ एक्सपर्ट को आपको अलोकेट करेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपके डिस्कशन के लिए। साथ ही साथ में आपके डाउट्स को प्रायोरिटी दी जाएगा, सबसे पहले आपका डाउट वहां पे क्लियर किया जाएगा। तीसरी चीज यहां पर आपके सामने आती है कि आपको स्पेसिफिक कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जो कि एक्सक्लूसिव आपके लिए होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। और चौथा, मेंस की कॉपी 1 to 1 चेक करके आपके सामने वापस आएगी। ये 4 एक्स्ट्रा बातें प्लस के अंदर नहीं है, और इन 4 एक्स्ट्रा बातों का सीधी सी बात है, लॉ एक्सपर्ट आपके लिए वो हायर करेंगे तो दे विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर यू। स्पेशल क्लास फ्री क्लास है जो होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप में हजारों क्लास मिल जाएगा आपको फ्री का। हमारी भी कई सारी क्लासेस पड़ी है, वहां पर जाके तनसुख पालीवाल का कम्युनिटी सर्च मारोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलिए अब आ जाता हूं आपको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स पर। और क्लास के एंड में अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ये प्राइस स्लैब का कोटेशन भी आप क्या कर पाओगे बाद में, जो है इसको स्कैन क्या बोलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब आते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स पर। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग्स 2 पैराग्राफ के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है, वर्डिंग्स 2 पैराग्राफ के अंदर है। समझिएगा इसको, देखो आई होप इट्स विजिबल टू यू, नहीं तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। अब समझना, फाइनल वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फाइनल वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या रहे, देखिए यहां पर। पहला, ऑन द अबव प्रीमाइसेस वी आर इंक्लाइंड टू एंटरटेन द स्पेशल लीव पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम जो है इसकी पिटिशन को एक्सेप्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेग्नेंट लड़की की पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस समय ये लड़की 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी तब दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंची थी, और अब जब ये लड़की सुप्रीम कोर्ट के सामने आई ना, ये 24 वीक्स की प्रेगनेंसी भी क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, क्योंकि एक दिन में न्याय मिलता नहीं है, एक दिन के अंदर न्याय मिलता नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी 24 से ज़्यादा की प्रेगनेंसी क्रॉस हो चुका है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अलाउइंग द पिटिशनर टू सफर एन अनवांटेड प्रेगनेंसी वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंट ऑफ लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो लॉ इनेक्ट किया है, अगर उसका पर्पज आप देखोगे तो हम अगर पिटिशनर की बात को अलाउ नहीं करें तो फिर ये एक तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा, moreover allowing the petitioner to terminate her pregnancy on a proper interpretation of the statute prima facie fall within the ambit of statute। यानी कि ये कानून के नजरिए के अंदर आता है कि ऐसी महिलाओं को आप बेनिफिट दो। साथ ही साथ में कोर्ट ने ये भी कहा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैरिड वुमन एंड एन अनमैरिड वुमन डज नॉट बियर नेक्सस। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। वो महिला शादीशुदा है इसलिए उसको अलाउ कर दो, ये शादीशुदा नहीं है इसलिए इसको अलाउ नहीं करो, ये लॉजिकल एस्पेक्ट नहीं बैठता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर डज नॉट बियर अ नेक्सस, इस केस में कोई भी नेक्सस नहीं होता है। साथ ही साथ में देखो लास्ट वाली लाइन ऑब्जर्व करना, द डिले इन द जुडिशियल प्रोसेस कैन नॉट वर्क टू हर प्रीजुडिस। मतलब ये जो 2-3 सप्ताह का टाइम एक्स्ट्रा निकला ना, कोर्ट ने कहा कि यार ये जो प्रेग्नेंट लड़की है ना, ये जब दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करने आई थी उस समय इसकी प्रेगनेंसी 22 वीक की थी, यानी कि 24 वीक से कम थी, 24 वीक से कम थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको हम अलाउ करेंगे, भले ही आज हमारे सामने इसको 24 वीक से ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये जो डिले हुआ है वो जुडिशियल डिले है, ये जुडिशरी की प्रोसेस के कारण डिले हुआ है। सो हम इस आधार पर उसको मना नहीं करेंगे कि आज की तारीख में उसका 24 मंथ से ज़्यादा है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन को भी रेस्पेक्ट दिया है। कैसे प्रोविजन को रेस्पेक्ट दिया, जरा वो भी समझ लो, कैसे किस तरीके से प्रोविजन को रेस्पेक्ट दिया है। ऑब्जर्व इट एज वेल एज। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी रिक्वेस्ट, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन भी दे सकता है, सीधे ऑर्डर भी पास कर सकता है, ये भी तो लिख सकता था वी ऑर्डर, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की कम्युनिटी को भी रेस्पेक्ट करते हुए लिखा, वी रिक्वेस्ट द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली टू कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड, कि वो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे, जैसा प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग गो थ्रू करे और देखे कि यहां पर क्या उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि मेडिकल बोर्ड अगर कंक्लूड करता है कि जो फीटस हैं कैन बी अबॉर्टेड, हम उस फीटर को अबॉर्ट कर सकते हैं। इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, तो वहां पर मेडिकल बोर्ड क्या करेगा, एक टीम गठित करेगा डॉक्टर्स की, जो क्या करेगा, अबॉर्शन है जो करवाएगा। अल्टीमेटली उस लड़की को क्या मिल गया, न्याय मिल गया। हालांकि ये जो न्याय है वो सब्जेक्ट टू है,
अब मेडिकल बोर्ड अलाउ नहीं करता है तो वो एक बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय भी किया, कानून को भी नहीं तोड़ा, डॉक्टर की भी रेस्पेक्ट की और उस लड़की को भी एक तरीके से जस्टिस है जो मिल गया। ये थी सारी कहानी एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली की। मैं उम्मीद करता हूं कि मणिपुर की इस लड़की की इस कहानी से हमने तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा जो कि एक से एक कनेक्टेड थे। ओके, हाँ जी। सो अब आपको कुछ लग रहा है इसके अंदर कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आपका किसी तरीके से कोई भी डाउट जो है आज के केस के बारे में, देन ऑल्सो यू कैन आस्क। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, व्हाट अबाउट हर पार्टनर, कोई अपराध नहीं है प्रवीण जी, ध्यान रखना। 18 साल से ज़्यादा की लड़की के साथ में, उम्र की महिला के साथ में, कंसेंट के साथ में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और उससे अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसे केस में हमारे भारत का कानून उस मेल पार्टनर को किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं देता, इवन अगर वो उसको उस टाइम के अंदर छोड़ भी दे तो। हालांकि मेंटेनेंस का प्रोविज़न जरूर करता है हमारा कानून कि वो लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन यार जहाँ पर इंसान की ज़रूरत होती है वहाँ पर पैसे लेकर क्या करेगा कोई। ये जो मणिपुर की लड़की है, शायद उसका लाइफ पार्टनर उसका साथ ना छोड़ता तो ये नौबत ना आती, है ना। बट ऊपर वाला है ना, हर चीज़ सोच समझ के करता है। अब उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, हालांकि गुप्त नाम रहेगा, मिस्टर एक्स रहेगा। सर अग्निपथ केस को सेकंड पार्ट नहीं देख पाए, हाउ टू सी सर, देखना चाहिए था। चलो कोई नहीं, कल आपके लिए कोशिश करूंगा लिंकिंग वकालत लाने की। अब खैर ऑलमोस्ट डेवलप ऑन द मर्डर ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है, हो सकता है अनुश्री, बट उसके बारे में तो अब एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है वही ज़्यादा बेटर जान पाएगा। हम लॉ वालों को तो भैया इस बारे में कुछ ABCD भी पता है नहीं। लेट्स सी। सर एग्जाम में क्या आएगा तो प्रश्न कैसे बन पाएगा? आकांक्षा जी, नंबर 1 डायरेक्टली केस पूछा जा सकता है। नंबर 2 आपसे ऐसे राइटिंग के दौरान मैटरनिटी बेनिफिट के ऊपर या मेडिकल टर्मिनेशन के ऊपर कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो आज आर्टिकल 21 के 2 पॉइंट भी हमारे सामने आए, वो भी कनेक्ट है जो हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट जुडिशरी कोर्स के संबंध में कुछ पूछना चाहता है, ही कैन आस्क एनीथिंग। आज रात को 12 बजे तक आपके पास में एक 20% का ऑफर भी है, आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। और मुझे आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जब ये लाइव खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या हमें केस लॉ की कहानी को वापस जिंदा करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आज के इस एपिसोड के फीडबैक पर। लाइव चैट में नहीं कह रहा हूँ मैं, लाइव चैट में नहीं, जब ये लाइव खत्म हो जाए तो उसके बाद में। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लिंकिंग चार्ट्स के PDF कल सुबह 12 बजे, कल आफ्टरनून 12 बजे, सुबह तो ख़त्म हो जाएगी, 12 बजे अमेजॉन पे लाइव होंगे। आप जाके उसको ऑर्डर कर पाएंगे। लिंकिंग वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम लोग अलग अलग कानून को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, और इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं मैं कि लिंकिंग चार्ट्स आपके रूम का पॉजिटिव डेकोरेशन क्रिएट करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, और अपने स्टडी रूम के अंदर वो रूम चार्ट्स लगाने के बाद में आपको पॉजिटिव फील नहीं आए, मुझे बता देना, मैं आपको बोलता हूँ चार्ट्स भी आपके पास रहेंगे। जो अगर आपका कुछ पैसा लग भी गया ना, वो पैसा भी आपको रिफंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी तब आती है जब हमारा स्टडी रूम हम खुद अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पर जाते फील होता है कि यार दिस इज़ द माई प्लेस, ये मेरी जगह है। कल दोपहर को 12 बजे आपके पास लिंकिंग चार्ट्स को ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? अमेजॉन पे सर्च करोगे ना लिंकिंग चार्ट्स, मनसुख सर करके ऐसा सर्च मारोगे तो भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सर, जस्टिस तो गर्ल के साथ हुआ है बट द लेट स्टेट करना चाहिए, लॉ में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। इट्स ओके मानसी जी, देखो मैंने कहा था ना कि ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली उस लड़की को उसका इजाज़त तो मिला। वरना आप सोचो अब वो लड़की उस बच्चे को क्या नाम देगी? आसान नहीं होता है जी, आसान नहीं होता है। छोटे बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता है आज के टाइम के अंदर, नॉट पॉसिबल। 4th स्टूडेंट ऑप्शनल पेपर कैसे सेलेक्ट करें, प्लीज़ गाइड। दिमोंग जी, अगर आप 4th ईयर के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट, अगर क्रिमिनोलॉजी का ऑप्शन मिलता है तो उसके पास जाओ। सेकंड ऑप्शन प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल को दो, थर्ड प्रायोरिटी IPR जैसे सब्जेक्ट को दो। ओके, गो अहेड विद दैट। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड, ये कहानी छोटी सी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी कहानियाँ और अगर बनानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
बिल्कुल प्रिया चौधरी जी, लिंकिंग चार्ट जो है हिंदी ऑप्शन के अंदर भी मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेजर लॉ, बाकी के जो आपके अल्फा लिंकिंग चार्ट्स वगैरह हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन का एक तरीका डेवलप करता है, वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको सिर्फ इंग्लिश के अंदर मिल पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।